क्लियोपेट्रा तारीख की सबसे ताकतवर ख़वातीन में से एक थी और उसकी कहानी बहुत से दिलचस्प असरार रखती है। वो 69 कब्ल मसीह में पैदा हुई और उसका इंतकाल 12 अगस्त 30 कब्ल मसीह को हुआ। इसकी मौत इसके बारे में सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। क्लियोपेट्रा मकदूनियाई नस्ल से थी। इस ख़ानदान की बुनियाद अलेक्जेंडर के जनरल बतलेमी ने रखी थी, जिसने 323 कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म की मौत के बाद ख़ुद को मिस्र का फ़िरौन करार दे दिया और बादशाह बतलेमी अव्वल सोटर के नाम से हुक्मरान बना। बतलेमी ख़ानदान 3 सदियाँ मिस्र का हुक्मरान रहा। बादशाह बतलीमूस ओलेट्स 12वां की बेटी क्लियोपेट्रा मकदूनिया के ख़ानदान की आखिरी मलिका थी। क्लासिकी मुसन्निफ़ पिलवटिलिक ने लिखा है कि अपने ख़ानदान में क्लियोपेट्रा वाहिद फ़र्द थी जिसने मिस्री ज़बान सीखने की परेशानी उठाई और सियासी वजूहात की बिना पर ख़ुद को मिस्री देवी आइसस के तौर पर पेश किया। 51 कब्ल मसीह में अपने बाप ओलेट्स की ख़ुदकुशी के बाद इसे सियासत में शामिल होना पड़ा। क्लियोपेट्रा 18 साल की उम्र में अपने भाई के साथ मुश्तरका मिस्र की हाकिम बनी। 18 साला क्लियोपेट्रा, जो अपने भाई से तकरीबन 8 साल बड़ी थी, गालिब हुक्मरान बन गए। शवाहिद से पता चलता है कि पहला हुक्म जिसमें बतलीमूस का नाम क्लियोपेट्रा से पहले आता है वो अक्टूबर 50 कब्ल मसीह में था। इससे पहले क्लियोपेट्रा को मिस्र से शाम भागने पर मजबूर किया गया, जहां उसने एक फ़ौज खड़ी की और 48 कब्ल मसीह में मिस्र की मशरकी सरहद पर वाक़े पेलवसीम में अपने भाई का सामना करने के लिए वापस लौटी। 48 कब्ल मसीह में जब जूलियस सीज़र रूमी जनरल पोम्पियो का पीछा करते हुए इस्कंदरिया पहुंचा तो इसका इस्तकबाल एक वफ़द ने किया जिसकी क़ियादत क्लियोपेट्रा के भाई कर रहे थे। उन्होंने सीज़र को पोम्पियो मिगन्स का सर पेश किया, जिसे सीज़र ने रोमन काउंसिल की तवेन करार दिया। नौजवान मिस्री मलिका ने खुद को इस्सस के अवतार के तौर पर पेश किया और सीज़र को शानदार ज़ियाफ़त की पेशकश की, जो कई दिनों तक जारी रही। क्लियोपेट्रा ने महसूस किया कि अगर उसे अपना तख्त दोबारा हासिल करना है तो उसे रोम की हिमायत और ख़ास तौर पर सीज़र की हिमायत की ज़रूरत है। दूसरी तरफ सीज़र को मिस्र की दौलत और अनाज की ज़रूरत थी। सीज़र ने क्लियोपेट्रा के वालिद ओलेट्स के कर्ज़ों की अदायगी के लिए रकम मांगी, जो उसने अपना तख्त बरकरार रखने की जिदोजहद के दौरान रूम से लिए थे। मिस्री मलिका ने वादा किया कि अगर वो इसे रूम में अपना साथी और जानशीन बनाने का वादा करे तो मिस्र की तमाम दौलत इसको दे देगी। जून 47 कब्ल मसीह में उसने बतलेमी सीज़र को जन्म दिया। इस्कंदरिया के लोगों में सीज़रीन, छोटा सीज़र के नाम से जाना जाता है। आया सीज़र सीज़रोन का बाप था, जैसा कि इसके नाम का मतलब है? अब ये यकीनी तौर पर मालूम नहीं, क्योंकि सीज़र ने कभी इसको अपना बेटा नहीं कहा और अपना जानशीन अपने भांजे ओकेटिवेन को करार दिया। पोम्पे अपोजिशन के आखिरी शोलों को बुझाने में सीज़र को 2 साल लगे। 46 कब्ल मसीह में जैसे ही वो रोम वापस आया, उसने 4 रोज़ा फतह का जश्न मनाया। क्लियोपेट्रा ने अपने शौहर, भाई और बेटे के हमरा रोम का कम अज़ कम एक सरकारी दौरा किया। इसे दरियाए टाइबर के प्रेस सीज़र के प्राइवेट विला में ठहराया गया था और हो सकता है कि उसे जूलियन ख़ानदान, जिससे सीज़र का ताल्लुक था, कि आबाई वीनस जेनेट्रिक्स के मंदिर में अपने सुनहरी मुजस्समे की लगन का मुशाहिदा करने के लिए दावत दी गई हो। क्लियोपेट्रा रोम में थी जब सीज़र को 44 कब्ल मसीह में कत्ल कर दिया गया। इसकी 44 कब्ल मसीह में इस्कंदरिया वापसी के फ़ौरन बाद क्लियोपेट्रा का दूसरा भाई बतलीमूस 14 भी इंतकाल कर गया। क्लियोपेट्रा अब अपने शेर खर बेटे बतलीमूस 15 सीज़र के साथ हुक्मरान बन गई। जब 42 कब्ल मसीह में फुल्पी की जन्म में सीज़र के कातिलों को शिकस्त दी गई और मार्क अंटोनी सीज़र के इख्तियार का ज़ाहिरी वारिस बन गया, ऐसा लगता है। लेकिन सीज़र के भांजे और ज़ाती वारिस ऑक्टोविन, जिसे अब तक सिर्फ एक बीमार लड़का समझा जाता था, ने इसे कभी तस्लीम नहीं किया। अंटोनी, जो अब रोम के मशरकी इलाकों का कंट्रोलर था, ने क्लियोपेट्रा को बुलाया ताकि वो सीज़र के कत्ल के बाद अपने किरदार की वजाहत कर सके। वो तहाइफ से लदी एशिया माइनर में तरसोस के लिए रवाना हुई। एंटोनी, जो अपने आप को देवता डिवनीसस के बराबर समझता था, क्लियोपेट्रा को देवी इसस के रूप में देखकर सेहर ज़दा था और अपनी बीवी फुलविया को भूल गया, जो इटली में नौजवान ऑक्टोविन के बढ़ते हुए ख़तरे के ख़िलाफ़ अपने शौहर के मुफादात को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। एंटोनी इस्कंदरिया वापस आया, जहां उसने क्लियोपेट्रा के साथ
महफूज खुद मुख्तार नहीं बल्कि एक आज़ाद बादशाह के तौर पर सलूक किया। अलेक्जेंड्रिया में क्लियोपेट्रा और अंटोनी ने गैर मुतज़लज़ल जिंदा दिलों का एक मुआशरा तश्कील दिया जिसके अरकान ने वो ज़िंदगी गुजारी जिसे कुछ मौरख़ीन ने बेहयाई और हमाकत की ज़िंदगी से ताबीर किया है और दूसरों ने सूफियाना देवता डिवनीसस के फ़िरक़े के लिए वक्फ़ ज़िंदगियों से ताबीर किया है। 40 कब्ल मसीह में क्लियोपेट्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम उसने अलेक्जेंडर हीलेविस और क्लियोपेट्रा सेलेन रखा। अंटोनी पहले ही सिकंदरिया छोड़कर इटली वापस जा चुका था जहां उसे ऑक्टोवियन के साथ एक आर्जी तस्फिया करने पर मजबूर होना पड़ा। इस तस्फिये के एक हिस्से के तौर पर उसने ऑक्टोवियन की बहन ओक्टाविया से शादी की जबकि फुल्विया की पहले ही मौत हो गई थी। 3 साल बाद अंटोनी को यकीन हो गया कि वो और ऑक्टोवियन कभी भी सुलह नहीं कर सकते और ओक्टाविया से इसकी शादी अब एक गैर मुताल्लिक चीज़ है। वो मशरिक़ में वापस आया और क्लियोपेट्रा के साथ दोबारा मिला। अंटोनी को अपनी मुल्तवी पार्थेन मुहिम के लिए क्लियोपेट्रा की माली मदद की ज़रूरत थी। इसके बदले में क्लियोपेट्रा ने मिस्र की मशरिक़ी सल्तनत के ज़्यादातर हिस्से की वापसी की मांग की जिसमें शाम और लबनान के बड़े हिस्से और यहाँ तक कि जीरिको के बिलसिम के बागात भी शामिल थे। पार्थेन मुहिम एक बड़ी नाकामी थी जैसा कि आर्मीनिया की आर्जी फतह थी। इसके बावजूद 34 कब्ल मसीह में अंटोनी ने सिकंदरिया में एक फातिहाना वापसी का जश्न मनाया। इसके बाद एक और जश्न मनाया गया जिसे सिकंदरिया के अतियात कहा जाता है। क्लियोपेट्रा और अंटोनी को चांदी के चबूतरे पर सोने के तख्तों पर बैठे हुए देखने के लिए हुजूम जमा हुआ। एंटोनी ने ऐलान किया कि सीज़र का बेटा है। इस तरह ऑक्टोवियन को, जिसे सीज़र ने अपना बेटा और वारिस बनाया था, को कानूनी तौर पर नाजायज़ करार दिया। क्लियोपेट्रा को बादशाहों की मलिका, सीज़रीन को बादशाहों का बादशाह कहा जाने लगा। रोम में ऑक्टोवियन के लिए यह वाज़ेह पैगाम था कि अंटोनी का इरादा कुछ और था। एक प्रोपेगेंडा जंग छिड़ गई। ऑक्टोवियन ने अंटोनी की वसीयत को विसिटल वर्जिन्स के मंदिर से जहां ये सुपुर्द की गई थी छीन लिया और रूमी लोगों पर यह इंकिशाफ किया कि अंटोनी ने न सिर्फ एक गैर मुल्की औरत को रोमन माल अता किया था बल्कि इसने वसीयत की थी कि उसे मरने के बाद मिस्र में क्लियोपेट्रा के पास दफन किया जाए और ये कि अंटोनी दारुल हुकूमत को भी रोम से सिकंदरिया मुंतकिल करने का इरादा रखता है। ये अफवाह तेज़ी से फैल गई और अंटोनी को रोम का गद्दार करार दे दिया गया। अंटोनी और क्लियोपेट्रा ने यूनान में 32-31 कब्ल मसीह का मौसम सरमा गुजारा। रोमन सेनेट ने अगले साल के लिए अंटोनी को इसके मुमकिना काउंसलर के ओहदे से महरूम कर दिया और फिर उसने क्लियोपेट्रा के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एक टीम की बहरी जंग जिसमें ऑक्टोवियन ने 2 सितंबर 31 कब्ल मसीह को अंटोनी और क्लियोपेट्रा की मुश्तरका अफवाज का सामना किया, मिस्रियों के लिए एक तबाही थी। अंटोनी और क्लियोपेट्रा मिस्र भाग गए और क्लियोपेट्रा अपने मकबरे में रुपोश हो गई जबकि अंटोनी अपनी आखिरी जंग लड़ने के लिए रवाना हुआ। क्लियोपेट्रा की मौत की झूठी खबर मिलते ही मोहब्बत की आखिरी हद में अंटोनी अपनी तलवार पर गिर पड़ा। इसको क्लियोपेट्रा के पास ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। उसने इसे ऑक्टोवियन के साथ सुलह करने के लिए कहा। क्लियोपेट्रा ने अंटोनी को दफन किया और फिर खुदकुशी कर ली। इसकी मौत के ज़रा गैर यकीनी हैं, हालांकि क्लासिकी मुसन्निफीन का ख्याल है कि इसने अपने आप को एक जहरीले सांप से डसवा लिया था जो कि इलाही शाही की अलामत है। वो 39 साल की थी और 22 साल से मलिका रही थी और 11 साल से अंटोनी की पार्टनर थी। उन्हें एक साथ दफन किया गया जैसा कि इन दोनों की ख्वाहिश थी और उनके साथ ही मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत ख़त्म हो गई और मिस्र रोमन कब्ज़े में चला गया।